स्वतंत्रता क्या है? राष्ट्रप्रेम, त्याग और बलिदान, इसकी पराकाष्ठा क्या होती है? ये सवाल हमें अक्सर इतिहास की उन कहानियों में खींच ले जाते हैं जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और भी चमक उठती हैं। और आज हम राजस्थान की उसी वीर भूमि पर चलेंगे जहां से बप्पा रावल और महाराणा प्रताप जैसे महानायक निकले। और हम आज उन्हीं की परंपरा के दो ऐसे योद्धाओं की कहानी में उतरेंगे जिनका नाम इतिहास में अमर है। हम बात कर रहे हैं पंडित नरेंद्र मिश्र की कालजयी रचना गोरा बादल की। ये सिर्फ एक कविता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रक्त से लिखी एक कुर्बानी की ऐसी गाथा है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। तो हमारे पास इस अद्भुत कविता का मूल पाठ है और उसकी विस्तृत व्याख्या भी है। हमारा आज का मिशन सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं होगा। नहीं, हम इसके हर पहलू को गहराई से समझेंगे। के लिए सब कुछ हुआ। चलिए इस वीर रस से भरी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि क्यों कहा जाता है जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है, राजस्थानी। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए इसका ऐतिहासिक संदर्भ पकड़ना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। अच्छा। ये दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टकराव है। एक तरफ है राजपूती आन बान और शान, जो वचन और सम्मान के लिए जान देने में विश्वास रखती हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसे स्रोत में मतलब एक ग्लोरिफाइड डकैत तक कहा गया है। ग्लोरिफाइड डकैत, ये तो काफी मजबूत शब्द है। क्या उस दौर की राजनीति में धोखा आम बात नहीं थी, या खिलजी का तरीका कुछ ज्यादा ही क्रूर माना जाता था? दोनों बातें सही हैं। धोखा राजनीति का हिस्सा तो हमेशा से रहा है, पर खिलजी की धोखेबाजी उसकी रणनीति का आप कह सकती हैं मूल स्तंभ थी। मतलब उसके लिए कोई नियम मायने नहीं रखते थे? कोई नियम नहीं, कोई वचन नहीं। उसका एकमात्र लक्ष्य था जीत, चाहे किसी भी कीमत पर। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, जब राणा रतन सिंह खिलजी के धोखे का शिकार होकर बंदी बना लिए जाते हैं और पूरा चित्तौड़ एक अभूतपूर्व धर्म संकट में फंस जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक विश्वासघात से। राणा रतन सिंह अपनी अतिथि देवो भव की परंपरा निभा रहे थे। हाँ, वो खिलजी को सम्मान के साथ दुर्ग के द्वार तक छोड़ने जा रहे थे। पर एक राजा को इतनी आसानी से बंदी कैसे बनाया जा सकता है? ये सुरक्षा में कोई बहुत बड़ी चूक थी क्या? ये चूक से ज्यादा परंपरा का फायदा उठाना था। अच्छा। राजपूती नियमों के अनुसार आप निहत्थे अतिथि पर, जो आपके द्वार तक आया हो, उस पर वार नहीं कर सकते। खिलजी ने इसी सम्मान का फायदा उठाया। जैसे ही राणा अकेले और असावधान हुए, उसकी पहले से छिपी सेना ने उन्हें घेर लिया। हाँ, और बंदी बनाकर दिल्ली ले गए। और इसके बाद दिल्ली से चित्तौड़ एक संदेश आता है जो असल में एक धमकी थी। एक ऐसी शर्त जो किसी भी स्वाभिमानी राज्य के लिए मौत के फरमान जैसी थी। खिलजी का पैगाम साफ था और बहुत क्रूर था। कविता की पंक्तियां हैं, 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। ये सीधी सीधी धमकी थी। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। ये तो चित्तौड़ के स्वाभिमान पर सीधा हमला था। बिल्कुल। ये सिर्फ रानी को पाने की जिद नहीं थी, ये चित्तौड़ के गौरव को पैरों तले कुचलने की कोशिश थी। इस एक शर्त ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। राजपूत योद्धा बलिदान के लिए तो तैयार थे, पर सवाल यह था कि क्या राजा के प्राणों के लिए रानी का सम्मान दांव पर लगाया जा सकता है? और अगर युद्ध करना है तो इस असंभव सी लड़ाई का नेतृत्व कौन करेगा? और इसका जवाब मिलता है 2 नामों में, गोरा और बादल। लेकिन यहाँ एक पेच है ना? हाँ, एक बहुत बड़ा पेच है। गोरा उस समय चित्तौड़ के सेनापति नहीं थे, वो पूर्व सेनापति थे। उन्हें पद से क्यों हटाया गया था? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक मतभेद था। जब खिलजी ने रानी पद्मिनी को देखने की शर्त रखी थी, तो राणा रतन सिंह ने कूटनीति के तहत उसे शीशे में रानी का प्रतिबिंब दिखाने की अनुमति दे दी थी। और गौरा, जो उस समय सेनापति थे, इस निर्णय के सख्त खिलाफ थे। सख्त खिलाफ। तो ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये उनके क्षत्रिय धर्म के मूल पर चोट थी। बिल्कुल। उनके लिए रानी की अस्मिता राज्य की अस्मिता थी। उसे शीशे में भी किसी दुश्मन को दिखाना एक तरह से उस धर्म का उल्लंघन था। उनका मानना था कि दुश्मन की नजर निकाल लेनी चाहिए, उसे प्रतिबिंब नहीं दिखाना चाहिए। सही बात। ये उनके लिए एक लक्ष्मण रेखा थी, जिसे राणा ने भले ही कूटनीति के लिए पार कर लिया था। इसी बात से हाथ होकर उन्होंने सेनापति का पद त्याग दिया और एकांतवास में चले गए थे।
और अब जब राज्य पर सबसे बड़ा संकट आया तो रानी पद्मिनी को उसी योद्धा की याद आई। हाँ, जिसे उनके पति ने एक तरह से निर्वासित कर दिया था। ये कितना मुश्किल रहा होगा। रानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर गोरा को खोजने जंगल में निकल पड़ी। ये अपने आप में एक असाधारण घटना रही होगी। असाधारण से भी बढ़कर एक महारानी का किले से निकलकर किसी रूठे हुए सामंत को मनाने जाना, ये चित्तौड़ की विवशता और गोरा के महत्व दोनों को दिखाता है। जब रानी ने गोरा को खिलजी का पैगाम सुनाया तो उनका पुराना जख्म हरा हो गया। उन्होंने तिरस्कार से कहा, मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। इन पंक्तियों में बहुत गहरा दर्द और व्यंग्य छिपा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि जब कूटनीति चल रही थे तब तो हमें पूछा नहीं गया, अब जब युद्ध की बारी आई तो हमें याद किया जा रहा है। सही। उनका कहना था कि हम सैनिक तो मर्यादा के लिए मरना और मारना जानते हैं, ये शीशे में दिखाने वाली कूटनीति हमारी समझ से बाहर है। लेकिन कहानी का रुख तब बदलता है जब रानी पद्मिनी, हाँ, जब सारे तर्क विफल हो जाते हैं तब वो गोरा के कदमों पर झुक जाती हैं। एक मिनट, चित्तौड़ की महारानी एक निर्वासित सामंत के पैरों में, ये तो कल्पना से भी परे हैं। देखिए, ये एक रानी का किसी सैनिक के आगे झुकना नहीं था, ये चित्तौड़ की अस्मिता का शौर्य और सामर्थ्य के आगे झुकना था। ये उसूलों की लड़ाई में पराक्रम और त्याग के आगे नमन था। बिल्कुल। इस एक दृश्य ने सब कुछ बदल दिया। महारानी का झुका हुआ मस्तक देखकर गोरा का सोया हुआ स्वाभिमान और राष्ट्रप्रेम मतलब ज्वालामुखी की तरफ हट पड़ा। और तब उन्होंने इतिहास की वो अद्भुत शपथ ली जो सीधे सीधे मृत्यु को चुनौती दे रही थी। हाँ, उन्होंने कहा, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जयी शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। रुकिए, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा, इसका क्या मतलब है? क्या वो कह रहे थे कि वो मौत को भी रोक देंगे? ये तो किसी इंसान के बस की बात नहीं लगती। यही इस शपथ की दिव्यता है। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक घोषणा थी कि राणा की सुरक्षा अब दैवीय इच्छा शक्ति के अधीन है। मतलब जब तक गोरा जीवित है, राणा को कोई छू नहीं सकता। और अगर गोरा का शेष कट भी गया तो भी उनका धड़ तब तक लड़ता रहेगा जब तक राणा सुरक्षित ना हो जाए। ये प्रकृति के नियमों को अपनी इच्छा शक्ति से चुनौती देना था। ये तो एक अविश्वसनीय शपथ है, लगभग असंभव। तो इस प्रतिज्ञा को हकीकत में बदलने के लिए योजना क्या बनी? मतलब कुछ 100 सैनिकों के साथ दिल्ली की सल्तनत को आप कैसे चुनौती दे सकते हैं? यहीं पर हमें गोरा की सैन्य प्रतिभा देखने को मिलती है। योजना जितनी साहसी थी उतनी ही चतुर भी। अच्छा। खिलजी को संदेश भेजा गया कि महारानी पद्मिनी अपनी 700 सखियों के साथ दिल्ली आने के लिए तैयार हैं। 700 सखियां? खिलजी को तो लगा होगा कि उसकी जीत हो गई। बिल्कुल। और गोरा ने खिलजी के इसी अहंकार को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। असल में ये 700 डोलियां थीं, जिनमें मेवाड़ के सबसे वीर योद्धा बैठे थे। हाँ, और रणनीति का गणित भी बेमिसाल था। ये गणित दिलचस्प है। 700 डोलियां और हर डोली पर 5 योद्धा, 4 कहार उठाने वाले भी सैनिक ही थे। सही। तो ये लगभग 3,500 सैनिक हुए। लेकिन खिलजी की सेना तो लाखों में थी। क्या ये एक आत्मघाती मिशन नहीं था? वो असल में जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते थे? उनका लक्ष्य जीतना था ही नहीं, उनका एकमात्र लक्ष्य था राणा को छुड़ाना। एक सर्जिकल स्ट्राइक थी ये सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं थी, ये खिलजी के मनोविज्ञान पर एक गहरा प्रहार था। स्रोत बताते हैं कि खिलजी खुद को अजय समझता था। उसके लिए एक रानी का समर्पण उसकी मर्दानिकी की जीत थी। और गोरा ने इसी अहंकार को हथियार बनाया। उन्होंने खिलजी को वही दिया जो वो देखना चाहता था, एक रानी का डोला। लेकिन उसके अंदर वो सच्चाई छिपी थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये युद्ध मैदान से पहले दिमाग में जीता गया। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताते हैं कि रानी पद्मिनी स्वयं दिल्ली नहीं गई थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी वेशभूषा में एक लोहार को भेजा गया था जिसका काम बिल्कुल स्पष्ट था, सही समय पर राणा की बेड़ियां काटना। ये मिशन राणा को बचाने का था, रानी को दांव पर लगाने का नहीं। और इस छोटी सी सेना ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। तो वे दिल्ली पहुंचते हैं। योजना अपने सबसे नाजुक मोड़ पर है। खिलजी के गढ़ में उसकी लाखों की सेना के बीच ये सब कैसे हुआ? योजना के अनुसार डोलियां दिल्ली पहुंची। खिलजी को संदेश भेजा गया कि रानी की एक आखिरी इच्छा है। और वो क्या थी?
कि वो अपने पति राणा रतन सिंह से बंदी गृह में एक बार मिलना चाहती हैं। अपनी जीत के नशे में चूर और वासना में अंधा खिलजी आसानी से इजाजत दे देता है। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बिल्कुल। पद्मिनी के वेश में लोहार बंदीगृह पहुंचा और उसने राणा की बेड़ियां काट दी। योजना इतनी सटीक थी कि बाहर कुछ ही दूरी पर मेवाड़ के सबसे तेज घोड़े तैयार खड़े थे। और गोरा राणा को सुरक्षित बाहर निकालकर उन घोड़ों पर बिठाकर रवाना कर देते। हाँ, बादल और कुछ सैनिक राणा के साथ उनकी सुरक्षा के लिए जाते हैं। लेकिन वो बस यूं ही बाहर नहीं निकल सकते थे। खिलजी को कब पता चला कि उसके साथ इतिहास का सबसे बड़ा धोखा हो चुका है? बहुत जल्दी। खिलजी के सेनापति शंकित तो पहले से थे। जैसे ही राणा के भागने की खबर फैली, दिल्ली की सल्तनत में हड़कंप मच गया। और खिलजी की लाखों की सेना उन मुट्ठी भर मेवाड़ी वीरों पर टूट पड़ी होगी, भूखे भेड़ियों की तरह। और फिर जो हुआ वो इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। वो शौर्य की पराकाष्ठा थी। डोलियों से निकलकर मेवाड़ी सैनिक हर हर महादेव के जयकारे के साथ खिलजी की सेना पर ऐसे टूटे मानो मौत का तूफान आ गया हो। और राणा के रास्ते में हिमालय की तरह खड़े थे सेनापति गोरा। उनका एक ही लक्ष्य था, खिलजी की सेना को तब तक रोके रखना जब तक राणा सुरक्षित दूरी तक ना पहुंच जाएं। और यहीं पर उनका सामना खिलजी के सेनापति जफर से होता है। हाँ, जफर आगे बढ़ा, लेकिन गोरा के रौद्र रूप को देखकर उसकी सामने से वार करने की हिम्मत नहीं हुई। तब उसने छल से काम लिया। क्या किया उसने? उसने पीछे से गोरा की जांघ पर वार किया, उन्हें गिराने की कोशिश की। और यही कहानी का वो हिस्सा आता है जो लगभग अविश्वसनीय लगता है। वो हिस्सा जो गोरा को एक योद्धा से महामानव बना देता है। हाँ, जब जफर ये सोचकर सामने आए कि उसने वीर को गिरा दिया है, तो एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या हुआ? जफर के वार से गोरा का शीश कट चुका था, लेकिन उनके धड़ ने अपनी शपथ पूरी करने के लिए जफर पर ऐसा वार किया कि एक ही झटके में उसे घोड़े समेत चीर दिया। 1 मिनट, शीश कटने के बाद? हाँ, कविता की पंक्तियां हैं, मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा था। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था। ये सुनने में भी अविश्वसनीय लगता है। ये सिर्फ वीरता नहीं है, ये कुछ और है। ये विज्ञान और तर्क से परे की बात है। क्या स्रोत इसे एक अतिशोक्ति के रूप में देखते हैं या उस समय की अटूट इच्छा शक्ति के प्रतीक के रूप में? इसे प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। ये प्रतीक है उस वचन का, उस संकल्प का, जो शरीर के न रहने पर भी जीवित रहता है। ये राष्ट्र के प्रति उस भक्ति का प्रतीक है जहां एक योद्धा अपनी अंतिम सांस ही नहीं बल्कि उसके बाद भी अपने कर्तव्य का पालन करता है। बिल्कुल, ये शौर्य की वो पराकाष्ठा है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। एक अविश्वसनीय बलिदान। लेकिन गोरा के साथ उनके भतीजे बादल भी थे। वो उस समय बहुत युवा थे, है ना? हाँ, बादल की उम्र उस समय सिर्फ 16 वर्ष बताई जाती है। उन्होंने जब अपने काका का ये हाल देखा होगा तो उन पर क्या बीती होगी? अपने काका को इस तरह वीर गति पाते देख उनकी आंखों में खून उतर आया। वो बालक महारुद्र बन गया। कविता में लिखा है, मानो धरती पर अंबर से अग्निशीर छूटा था। तो वो बिजली की तरह खिलजी की सेना पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। एक तरफ गोरा का धड़ दुश्मनों को काट रहा था और दूसरी तरफ बादल लाशों से जमीन पाट रहे थे। उनका लक्ष्य था अपने काका के बलिदान को व्यर्थ न जाने देना। हाँ, और राणा के लिए एक एक पल की मोहलत खरीदना। तो बादल और उनके साथ गए सभी मेवाड़ी सिपाहियों ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। हाँ, एक एक करके सभी मेवाड़ी सैनिक लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। राणा रतन सिंह पर रंच मात्र भी आंच नहीं आने दी। वो सुरक्षित मेवाड़ पहुंच गए, लेकिन इस स्वतंत्रता की कीमत बहुत भारी थी। गोरा, बादल और उनके साथ गए सभी वीरों ने अपना सब कुछ मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया। जैसा कि कविता में कहा गया है, गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थीं। ये कहानी सिर्फ वीरता की नहीं बल्कि कर्तव्य, वचन और स्वाभिमान की एक मिसाल है। बिल्कुल, गोरा और बादल का बलिदान ये सिखाता है कि राष्ट्र की आन और सम्मान के आगे व्यक्तिगत प्राणों का कोई मोल नहीं है। नरेंद्र मिश्र जी की ये अंतिम पंक्तियां इस पूरी कहानी का सार हैं। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। स्रोत बताते हैं कि इस रचना को जब सुना या पढ़ा जाता है तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वीर रस का एक ऐसा उदाहरण है जो सदियों बाद भी उतना ही जीवंत और प्रासंगिक महसूस होता है। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है
इस पूरी कहानी की शुरुआत राणा रतन सिंह के एक कूटनीतिक एक व्यवहारिक निर्णय और सेनापति गोरा के अटूट सिद्धांतिक विरोध से हुई थी। हाँ, और अंत में गोरा का बलिदान उसी सिद्धांत की विजय थी। तो सोचने वाली बात यह है कि राष्ट्र या किसी आदर्श की रक्षा में व्यवहारिक नेतृत्व और अटूट सिद्धांत के बीच सही संतुलन क्या है? कब एक योद्धा का हट उसके राजा के राजधर्म से बड़ा और ज्यादा सही साबित हो जाता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसकी गूंज इतिहास में हमेशा सुनाई देती है और शायद आज के समय में भी नेताओं, सैनिकों और यहाँ तक कि हम आम लोगों के लिए भी प्रासंगिक है कि कब समझौता करना सही है और कब अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही एकमात्र रास्ता है।